बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में है, जिनको पेट के, मैदे के, आंतों के यानी कि निज़ाम हज़म के ऐसे मसाइल दरपेश रहते हैं कि वो ना किसी टेस्ट या रिपोर्ट में आते हैं और ना ही किसी अल्ट्रासाउंड वगैरह में आते हैं, यानी कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आती और ना ही कोई ऐसी बायोकेमिकल चेंज आती है कि वो किसी टेस्ट में आ जाए। और वो बहुत ही नॉन स्पेसिफ़िक से अलामात होती हैं, उसकी नॉन स्पेसिफ़िक सी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक डॉक्टर ही मरीज़ की तफसीलन हिस्ट्री लेके उसकी सारी अलामात समझ के उसको डायग्नोज कर सकता है और इसको ट्रीट कर सकता है। ये बेसिकली क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, यानी कि कम से कम 6 माह या उससे ज़्यादा अरसे पे मुहित होती हैं और मरीज़ को कभी बेहतर हो जाता है, कभी दोबारा उसको ये अलामात आ जाती हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ है ये, और बेसिकली इनको कहा जाता है फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स। अब फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स क्या हैं? नंबर 1 तो है नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन है, ऐसे लगता है मरीज़ को जैसे दिल में दर्द है, और कई मरीज़ तो ऐसे सोचते हैं जैसे उनको हार्ट अटैक हो गया है या उनको दिल का कोई प्रॉब्लम है और इस वो खौफ में रहते हैं। लेकिन बेसिकली ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होती है। ईसीजी कराते हैं, ईसीजी बिल्कुल ठीक है, एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी भी ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन वो कई दिल की मेडिसिन खा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे लोप्रिन खा रहे हैं, एस्कार्ड खा रहे हैं वगैरह वगैरह, खून पतला करने वाली गोलियां खा रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली इनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ। यानी कि डॉक्टर साहब ने अगर स्टेथोस्कोप से देखा है तो ठीक है, ईसीजी कराई है तो ठीक है, इको कराई है तो ठीक है, एंजियोग्राफी हुई है तो ठीक है, लेकिन दिल में दर्द होती है तो इसको कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। इस दिल की दर्द का दिल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और दिल की दवाइयाँ खाने में इसमें कोई मरीज़ को फ़ायदा भी नहीं होता। इसके अलावा दूसरी है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि उबाग आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, मैदे में जलन रहती है और कोई दवाई जो है इसको ठीक ही नहीं कर पाती, यानी कि मुसलसल ऐसा होता रहता है। और ऐसे भी मरीज़ के जो मर्ज़ी टेस्ट करा लें, एंडोस्कोपी करा लेते हैं, उसमें कोई अल्सर नहीं होता, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसी तरह वो एच पाइलोरी का टेस्ट कराते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि मैदे में, आंतों में कोई मसला नहीं है, लेकिन मरीज़ को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मैदे में जलन है, मुझे हर वक्त खट्टे डकार आते रहते हैं, मुझे हर वक्त उबाक आते रहते हैं। तो ये चीज़ है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। और इसी तरह नंबर 3 चीज़ है बिलियरी डिस्काइनेसिया। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो एक स्फिंक्टर का होता है, एक वेल्व होता है इंसान के अंदर जो कि पित्ते और आंत के दरमियान एक वेल्व का काम करता है, जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो ज़ाहिर बात है पित्ते से जो बाइल है, जो पित्ते के अंदर मवाद मौजूद है, वो खाने के साथ मिक्स होता है इस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के खुलने की वजह से। तो जब इस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का डिसफंक्शन होता है तो इससे बिलियरी डिस्काइनेसिया होता है। तो इसमें ख़ास तौर पे जो फैटी फूड जब लोग खाते हैं तो उनको पेट में मरोड़ उठते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठती है। और नंबर 4 है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसे कहते हैं। अब IBS में क्या होता है कि कम से कम 6 महीने के सिम्टम्स होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक सिम्टम्स हों, और उसके साथ एक चीज़ होती है कि उसका एसोसिएशन होता है स्टूल पास करने से। यानी कि जब बंदा स्टूल पास करता है, बड़ा पेशाब करता है, तो उसको ज़रा सुकून महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है। और इसी तरह इसके साथ या तो मरीज़ को कब्ज़ होती है या तो उसको डायरिया होता है। तो ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं कम से कम 6 महीने तक, तो इसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी है जो IBS के शिकार है। अब ये जो फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी मल्टीपल वजह है और अभी तक साइंस इसके ऊपर तहकीक कर रही है, लेकिन इसकी कोई एक ऐसी वजह नहीं होती कि आप वो टेस्ट में डायग्नोज कर लें या अल्ट्रासाउंड में आ जाए या एंडोस्कोपी में आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस होता है, यानी कि अलामात की बेस पे डॉक्टर साहब ने इसको तशख़ीस करना है और आपको दवाई तजवीज़ करनी है। अब आवाम की रहनुमाई के लिए मोटी मोटी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले जो दवाई है, जो क्लासिफिकेशन है मेडिसिन की, उनको कहते हैं एंटीस्पेज़मोटिक्स, यानी कि इसमें मरोड़ पैदा होता है आंतों में, तो उसको कहते हैं स्पैज़म, यानी कि मरोड़ पैदा हुआ है। तो एंटीस्पेज़मोटिक मेडिसिन जो कि उस मरोड़ को ख़त्म करने वाली मेडिसिन हैं, जिसके अंदर हमारे पास आती है बुस्कोपान, एक बड़ी मशहूर दवाई है, और इसके अलावा ड्रोटावेरिन है जो कि नोस्पा के नाम से आती है, और मेबिविरिन है जो कि कोलोफेक के नाम से आती है या मेबिविर MR के नाम से आती है। तो ये एंटीस्पेज़मोटिक एजेंट्स हैं, ये उस मरोड़ को ख़त्म करते हैं जिसकी वजह से दर्द पैदा होती है। तो वो मरोड़ ख़त्म करने के लिए एंटीस्पेज़मोटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। नंबर 2 इसमें डायरिया है। अगर डायरिया के साथ ये सिम्टम आ रहे हैं या IBS है और वो डायरिया के साथ आ रहा है, तो उसके अंदर एंटी डायरियल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं और उसमें लोपेरामाइड यूज़ किया जाता है जो मशहूर ज़माना इमोडियम कैप्सूल के नाम से यूज़ होता है।
तो ये जो इमोडियम कैप्सूल हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डायरिया प्रीडोमिनेंट है उसमें यूज़ होता है। आम डायरिया जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है उसमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा डायरिया जो कि फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स का हिस्सा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का हिस्सा है, तो उसमें इमोडियम के जो कैप्सूल होते हैं वो बड़े कारआमद होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको डायरिया है, जिनको लूज स्टूल आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं एंटी कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट। ये उन लोगों में यूज़ होते हैं जिनको आईबीएस है या फंक्शनल जीआईटी सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, कब्ज़ के साथ। तो इसके अंदर यूज़ होता है मशहूर ज़माना सॉल्ट लैक्टुलोज जो कि लाइलैक के नाम से भी आता है, डुफालैक के नाम से भी आता है, और या दूसरा इसके अंदर जो यूज़ हो सकता है वो एक लिकेसिल भी एक सिरप आता है, तो उसको लैक्टिलोल के नाम से उसका फार्मूला है। एक लैक्टुलोज है, एक लैक्टिलोल है, तो लैकेसिल के नाम से भी एक यूज़ होता है। इन दोनों किस्म की सिरप से शुगर हाई नहीं होती, इसे घबराना नहीं है कि लैक्टुलोज पीने से शुगर हाई हो जाती है। लैक्टुलोज अब्जॉर्ब भी नहीं होता, ये ऑस्मोटिक एजेंट है, यानी कि ये जब बड़ी आंत में जाता है तो पानी अपने अंदर साथ खींचता है जिससे स्टूल नरम हो जाते हैं, तो इस तरह से ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर रिलीफ देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल एजेंट्स या वो दवाइयाँ जो हमारे अंदर डिप्रेशन को कम करती हैं, सोचों को कम करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एमिट्रिप्टालिन है, नॉरट्रिप्टालिन है, इसके अलावा एसएसआरआईज़ हैं। एसएसआरआईज़ में हमारे पास एसिटालोप्राम आ जाता है, साइटालोप्राम आ जाता है, जैसे कि मशहूर ज़माना गोली है सिटान्यू, और इसकी और भी कई ब्रांड्स हैं। इसी तरह सर्ट्रालिन है, और जो कि सर्ट्रालिन है, इसके अलावा प्रॉक्सिटीन है जो कि सिरोक्सेट के नाम से आती है, प्रेक्सिल के नाम से भी आती है, और इसके अलावा इसके अंदर शामिल है डुलॉक्सिटीन भी शामिल है, प्रॉक्सिटीन भी शामिल है, और कुछ लोग फ्लूऑक्सिटीन जो प्रोज़ैक का सॉल्ट है वो भी यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। एनेक्सियोलिटिक्स जैसे अल्प्राजोलैम हो गया, अल्प्राजोलैम है, हमारे पास प्रोमेज़ेपम है, वो हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें एडिक्शन का पोटेंशियल होता है, डिपेंडेंस हो जाती है पेशेंट को। इसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट हैं जिसके अंदर ऑनडेंसिट्रोन एक मशहूर ज़माना सॉल्ट है, ऑनसेट के नाम से आता है, 8 mg की डोज से लेना होता है सुबह दोपहर शाम। तो ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव होता है ऐसे फंक्शनल सिम्टम्स के अंदर। इसके अलावा नॉन अब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अंदर रिफिक्सामिन, रिफिक्सा के नाम से बड़ा मशहूर है और बड़ा कॉमनली दिया जाता है, लेकिन जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि ये रिफिक्सामिन का जितनी ये महंगी दवाई है इतना उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि जितने इसकी कॉस्ट है जस्टिफाई नहीं करती इसकी कॉस्ट के, जितना ये सिग्निफिकेंट चेंज इतना नहीं लाती जितनी कि ये महंगी दवाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी दवाइयों के। तो रिफिक्सा मशहूर ज़माना गोली है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज़ के साथ हैं और मुख्तलिफ प्रोबायोटिक्स हैं, तो वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। इन शॉर्ट जो फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं उसको अगर आप घर पे खुद से ठीक करना चाहते हैं तो आपने कुछ टिप्स हैं वो यूज़ करनी है। नंबर 1 तो पेट भर के खाना नहीं खाना और थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है, और रात को शाम को मगरिब के बाद खाना नहीं खाना, उससे पहले पहले खाना खा लें, या सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खाया करें। खाना खा के फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। शाम का खाना खाने के बाद वॉक ज़रूरी है, बल्कि हर खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। सिगरेट और इस तरह की चीज़ों को, हुक्का, सिगरेट, पान और तंबाकू वाला पान और नशे वाली चीज़ों से परहेज़ करें। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना, ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना इसके अंदर बहुत नुकसानदेह होता है। और जो लोग वर्जिश कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तेज़ वॉक कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। यानी कि अगर आप घर पे बैठ के सैलड्स यूज़ करें, खाना कम खाएं, शाम का खाना कम खाएं, खाना खाने के बाद वॉक करें, एक्सरसाइज अडॉप्ट करें, जिम करें, अपना वेट कम करें, तो आप इन फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर से बताते खुद ही ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों में पड़ें। और जो लोग फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स के होते हैं अक्सर उनको वहम की बीमारी भी होती है या साथ वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, तो वो पूरा पाकिस्तान फिर लेते हैं, लाहौर भी फिर लेते हैं, इस्लामाबाद भी फिर लेते हैं, बहुत मोटी उनकी फ़ाइल होती है और वो कहते हैं कि आज तक किसी डॉक्टर को मेरी बीमारी की समझ नहीं आई। तो बेसिकली तमाम डॉक्टर्स को उनकी बीमारी की समझ आ गई होती है, क्योंकि वो बेसिकली होते ही फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर्स मैंने जैसे बताया इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, अलामती इलाज होता है, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। इसमें सबसे बेहतर है एहतियात, और अगर आपकी अलामात बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप उसका